हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सॉल्यूशंस को समझेंगे। लास्ट के क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक के सॉल्यूशंस को समझाया था। अगर आपको उनके सॉल्यूशन में डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग यहाँ तक इसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या कह रहा है कि हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। ठीक है, अब ये रिलेशन किसके बीच डिफाइन है? ये रिलेशन सेट ए टू सेट ए में डिफाइन है। अब सेट ए के अंदर क्या है? सेट ए के अंदर है ट्रायंगल्स। ठीक है, जो कि उसका एलिमेंट हो जाएगा। ओके, अब देखो हमें क्या करना है। रिलेशन हमें क्या गिवन है? T1, T2 बिलोंग्स टू T1, T2 है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि T1 इज़ सिमिलर टू T2, मतलब कि ट्रायंगल T1 और ट्रायंगल T2 जो होना चाहिए वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस तरह का क्या कर लेते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि सेट ए के अंदर T1 और T2 दो एलिमेंट्स हैं, तो इसका रिलेशन इसी के साथ बन रहा है, यानी कि T1 और T2। ठीक है, अब देखो T1 T1 से रिलेट होगा, T1 T2 से रिलेट होगा, T2 T1 से रिलेट होगा और T2 T2 से रिलेट होगा। देखो हमारा ये रिलेशन बनके तैयार हो गया। क्या क्या बना? T1, T1, T2, T2, T1, T2, T2, T1, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर है तभी हम बोलते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, अदरवाइज़ ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। तो देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या ज़रूरी है? A, A, B, B, इस टाइप के पेयर्स बनने चाहिए। ठीक है, रिलेशन के अंदर, और सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका पेयर अगर खुद के साथ बनता है तभी हम बोलते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? T1, T1, T2, T2। देखो यहाँ पे है ये चीज़, T1, T1 और T2, T2 ये दोनों ही है। और सेट ए के अंदर मैंने क्या क्या लिया था? T1 एंड T2 लिया था। देखो अब यहाँ दो एलिमेंट है और दोनों का पेयर खुद के साथ बना हुआ है इस रिलेशन के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। ठीक है, अब सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर रिलेशन के अंदर A, B है, ठीक है, तो B, A को भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक है, नहीं तो वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पे T1, T2 है, तो हमें चेक करना है कि क्या T2, T1 है। तो देखो यहाँ T2, T1 तो है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। अब देखो ट्रांजिटिव को कैसे प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए होता क्या है कि अगर रिलेशन के अंदर A, B है और B, C है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि A, C को भी रिलेशन के अंदर होना होगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तभी हम बोलेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है, नहीं तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। देखो अब यहाँ चेक करते हैं इस रिलेशन में T1, T2 है और T2, T1 है, तो T1, T1 का होना ज़रूरी है। तो यहाँ देखो T1, T1 भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो देखो ये रिलेशन जो है वो हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, मतलब कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तो है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल। 3 राइट एंगल्ड ट्रायंगल को हमें कंसीडर करना है। मान लेना है कि हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं। T1 जिसका साइड क्या क्या दिया है? 3, 4, 5। T2 है जिसका साइड क्या है? 5, 12 एंड 13। T3 है जिसका साइड क्या है? 6, 8 और 10। ठीक है, विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। अब हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहा है। देखो रिलेशन में क्या कह रहा है कि T1, T2 तभी रिलेट होगा जब T1 और T2 दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब हम सिमिलैरिटी का रूल पढ़ते हैं कि सिमिलैरिटी कब होता है, कब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो देखो 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर
इफ़ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा ट्रायंगल का, तब हम बोलेंगे कि वो सिमिलर है ट्रायंगल। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है तभी हम बोलते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, हमें यहाँ पे साइड गिवन है तो हम लोग इस वाले पॉइंट की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है? इफ़ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अगर सेम रेशियो में होगा तब ही दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स रिलेट हो सकते हैं। तो देखो यहाँ साइड में क्या क्या गिवन है। T1 ट्रायंगल है, इसका साइड क्या है 3, 4, 5। T2 है, इसका साइड क्या है 5, 12 एंड 13। T3 है तो 6, 8 और 10 इसका साइड्स है। अब अगर हम T1 बाई T2 ले ले, इसका रेशियो ले ले, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल का रेशियो ले ले, तो इसका साइड का रेशियो क्या क्या आएगा 3/5 इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 5/13। क्या ये इक्वल है? नहीं है ना, ये सब तो इक्वल नहीं है, यानी कि ये तो सेम रेशियो में नहीं आ रहा है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या T1 और T3 रिलेट कर रहा है। T1 बाई T3 इसका रेशियो निकालेंगे, क्या आ रहा है 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10। इसको हम लोग अगर कट करें तो ये 6 जो है 3/6 है तो 1/2 टाइम आएगा ये। ठीक है, ये भी 1/2 आ जाएगा और ये भी 1/2 आ जाएगा, यानी कि इसका रेशियो हमारा सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि T1 और T3 ये दोनों ही ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ रिलेट हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो साइड्स का रेशियो है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। और अगर ये सिमिलर है इसका मतलब क्या हो गया कि T1 एंड T3 जो है वो रिलेट करेगा, बाकी और कोई ट्रायंगल्स इसमें रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एज इन T1 एंड T3 रेशियो ऑफ देयर साइड्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। ठीक है, सो T1 इज सिमिलर टू T3, हेंस T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, show that the relation are defined in the set A of all polygons। सेट A के अंदर क्या है? पॉलीगन्स है। पॉलीगन किसे कहते हैं? तो पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, कोई भी एक क्लोज फिगर उसे हम पॉलीगन कहते हैं। तो सेट A के अंदर पॉलीगन्स है और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है? तो रिलेशन हमारा यहाँ इस तरह से डिफाइन करके लिखा है। हमें क्या प्रूव करना है? इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग यहाँ तक इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमें इस रिलेशन को प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, और ये रिलेशन किस में डिफाइन है? A to A में डिफाइन है। A के अंदर क्या है? पॉलीगन्स है। पॉलीगन किसे कहते हैं? क्लोज फिगर को पॉलीगन कहते हैं। अब देखो रिलेशन किस तरह से डिफाइन है। देखो P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर रिलेशन के अंदर P1, P2 है, ठीक है, P1 एंड P2 क्या है? ये पॉलीगन्स है हमारा। ठीक है, तो अगर रिलेशन के अंदर P1, P2 है तो किस तरह से डिफाइन होना चाहिए? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 दोनों ही पॉलीगन्स के जो नंबर ऑफ साइड्स होंगे वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी वो रिलेशन डिफाइन होगा। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं कि P1 जो है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है। सेट A में क्या था हमारा? पॉलीगन्स थे, तो P1, P2, P3 इस टाइप से बहुत सारे पॉलीगन्स हो सकते हैं सेट A के अंदर। तो P1 हमने मान लिया कि सेट A से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो कोई भी नंबर खुद के साथ तो रिलेट हो सकता है ना, कोई भी फिगर खुद के साथ रिलेट हो सकता है कि नहीं? अगर एक स्क्वायर है और उसी स्क्वायर का रिलेशन हम स्क्वायर के साथ ही करें तो दोनों का साइड्स देखो, नंबर ऑफ साइड्स देखो सेम ही आ रहा है ना, 4 4 ही होगा, यानी कि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि P1, P1 जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा और इस टाइप के बहुत सारे जो पेयर्स बनेंगे वो भी रिलेशन से बिलोंग करेंगे। ठीक है, जितने भी पॉलीगन बनेंगे वो खुद के साथ रिलेट कर जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखो ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 नंबर्स को लेना होता था, तो मैंने यहाँ पे 3 पॉलीगन्स को ले लिया, P1, P2, P3, जो कि सेट A से बिलोंग कर रहा है। अब देखो मान लेते हैं हम कि P1, P2 रिलेशन के अंदर है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये हमारा रिलेशन में गिवन है। देखो क्या है कि अगर P1 कॉमा P2 रिलेशन के अंदर है तो वो किस तरह से डिफाइन होना चाहिए, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ये इस तरह से डिफाइन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि अगर P1 कॉमा P2 रिलेशन के अंदर है तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यही मतलब बनेगा ना इसका। अब हम ये भी मान लेते हैं कि P2 कॉमा P3 भी रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो अब देखो अगर P1 एंड P2 इन दोनों का जो पॉलीगन है इनके साइड्स नंबर ऑफ साइड्स सेम है, ठीक है, और P2 और P3 पॉलीगन्स के भी नंबर ऑफ साइड्स सेम है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि P1 एंड P3 के भी नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगे। और यदि अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि P1 कॉमा P3 ये भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा, और जब ये ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब हो गया कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो सिमेट्री कैसे प्रूव करेंगे। सिमेट्री के लिए हमें दो नंबर्स को लेना होता था, तो हमने यहाँ पे दो पॉलीगन्स का लिया है जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है। हम मान लेते हैं कि P1 कॉमा P2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब इसको हम पलट के भी तो बोल सकते हैं कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, हम ये भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ऐसा बोल सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि P2 कॉमा P1 ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, और अगर ये ऐसा हो सकता है तो ये रिलेशन भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और देखो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया, मतलब कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड 3, 4, 5। हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसका साइड क्या क्या है 3, 4, 5 ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एक ऐसा सेट ए के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉलीगन होंगे जो इस ट्रायंगल के साथ रिलेट करेगा। देखो अब इस ट्रायंगल है तो 3 साइड हो गए इसके पास, है कि नहीं, यहाँ पे 3 साइड है, तो पॉलीगन के अंदर तो बहुत सारे पॉलीगन्स हो सकते हैं जो कि 3 साइड के भी हो सकते हैं, 4 साइड के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसा हमें सेट के अंदर पॉलीगन्स चाहिए जो कि इस ट्रायंगल के साथ रिलेट करे। तो ट्रायंगल के साथ तो सिर्फ ट्रायंगल ही रिलेट कर सकता है कि नहीं, तो ट्रायंगल रिलेट कर सकता है, मतलब कि सेट ए के अंदर क्या होगा, सेट ए के अंदर सारे के सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, शो दैट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ एल जो है वो एक सेट है, किसका, लाइंस का सेट है। एक्स वाई प्लेन में बहुत सारे लाइन है, उसका एक सेट है एल। ठीक है, और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, रिलेशन डिफाइंड है कि L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज़ पैरेलल टू L2। ठीक है, इस तरह से ये डिफाइंड है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस प्रूव करना है, यानी कि हमें क्या क्या प्रूव करना होगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, हमें इसे प्रूव करना होगा पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या मान लेते हैं, एक नंबर मानते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि L1 जो है एक लाइन, L1 लाइन बिलोंग कर रहा है सेट L से। ठीक है, तो लाइन खुद के पैरेलल तो हो सकता है ना, अगर कोई एक लाइन मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये लाइन तो खुद के पैरेलल भी हो सकता है, इसका मतलब कि L1 पैरेलल टू L1 होगा, और अगर L1 पैरेलल है L1 के, इसका मतलब क्या हो गया कि L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। इसी तरह से आपने जितना भी लाइन लोगे वो खुद के पैरेलल हो सकता है, यानी कि अगर आप L2 लाइन लेते हो तो L2 कॉमा L2 ये भी रिलेशन में आएगा, L3 कॉमा L3 ये भी रिलेशन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो हो ही सकता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है।
अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा, हमें दो नंबर्स लेने होते हैं। हमने यहाँ पे दो लाइंस को ले लिया कि वो रिलेशन वो सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम मान लें कि L1, L2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि L1 पैरेलल है L2 के। रिलेशन में हमें क्या डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर L1, L2 रिलेशन के अंदर है तो वो किस तरह से डिफ़ाइन होना चाहिए, L1 पैरेलल होना चाहिए L2 के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि L1, L2 रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि L1 पैरेलल है L2 के। ठीक है, और इसी को हम पलट के भी बोल सकते हैं कि L2 पैरेलल होगा L1 के। अगर हम ये बोले कि ये हमारा लाइन 1 है, L1 है, और ये लाइन 2 है, L2, तो देखो ये दोनों ही लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये लाइन, ये सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन के पैरेलल है, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि L2 पैरेलल है L1 के, तो इसका मतलब क्या बन के आ रहा है कि L2, L1 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। और जब ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब हो गया कि रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब देखो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 नंबर्स को लेने होते हैं। हमने यहाँ पे 3 लाइंस को ले लिया है और जो कि सेट से बिलोंग कर रहा है। अब हम मानते हैं कि L1, L2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि L1 पैरेलल है L2 के। ठीक है, और अगर L2, L3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि L2 पैरेलल है L3 के। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ से बोल सकते हैं ना कि L1 पैरेलल है L3 के। कैसे, तो देखो ये हमारा हो गया L1 लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा L2 लाइन, और ये हो गया हमारा L3 लाइन। अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि L1 लाइन L2 के पैरेलल है, ठीक है, और L2 L3 के पैरेलल है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि L1 L3 के पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि L1 L3 के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया कि L1, L3 ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। और अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो देखो रिलेशन जो था हमारा वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। मतलब कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। हमें एक सेट बनाना है लाइन्स का जो कि इस लाइन के साथ रिलेट करेगा। ठीक है, हमें एक सेट बनाना है जो कि इस लाइन के साथ, ये गिवन लाइन के साथ रिलेट करेगा। अब इस लाइन के साथ कौन कौन से लाइन रिलेट करेंगे, तो जो इस लाइन के पैरेलल होगा वही तो इसके साथ रिलेट करेगा। ठीक है, तो देखो पैरेलल लाइंस कैसे बनेगा। देखो सेट ए हमने मान लिया कि इसके अंदर जो भी लाइंस होंगे वो इस लाइन के साथ रिलेट करेगा। अब इस लाइन के साथ रिलेट कौन कौन से नंबर लाइन करेंगे, पैरेलल लाइन रिलेट करेगा। ठीक है, तो पैरेलल कैसे बनेगा, पैरेलल में आपको पता होगा कि स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता, स्लोप सेम रहता है, बस हमें चेंज करना होता है इंटरसेप्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, y इज इक्वल टू 2x प्लस c कर दिया। देखो स्लोप को मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, बट यहाँ पे मैंने c लिखा है। क्यों लिखा है c कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे नंबर्स को रख सकते हैं, कुछ भी नंबर को रख सकते हैं, चेंज हो सकता है इंटरसेप्ट हमारा। और जैसे जैसे हम इंटरसेप्ट को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमें एक नया लाइन मिलेगा जो कि इस लाइन के पैरेलल होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे सेट ए के अंदर आ जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि लेट आर बी द रिलेशन इन सेट दिस गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस, चूज़ द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशन के अंदर क्या क्या दिया है। रिलेशन के अंदर है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। अब देखो हमें क्या क्या चूज़ करना है आंसर में से कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, और लास्ट ऑप्शन में क्या है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का पेयर खुद के साथ होना चाहिए। सेट के अंदर क्या क्या है, 1, 2, 3, 4। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या 1 का पेयर 1 के साथ है। चेक करो, 1 का पेयर 1 के साथ तो है, 2 का पेयर 2 के साथ है,
3 का पेयर 3 के साथ है, 4 का पेयर 4 के साथ है तो है। तो यानी कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव तो है। अब देखो रिफ्लेक्सिव है तो ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही काट दो, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी पहले ही काट दो। हमारा आंसर हो सकता है तो इसी दो में से हो सकता है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गया। अब हमारा आंसर इन्हीं दो ऑप्शन में से होगा। चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो 1,2 है अगर, तो 2,1 होना चाहिए। चेक करो क्या है 2,1, 2,1 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी नहीं होगा। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को भी चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर 1,2 है और 2,2 है तो 1,2 का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो 1,2 है, यहाँ पे 1,2 है और आगे हम चेक कर सकते हैं, इसके लिए नहीं कर सकते। ठीक है, 1,3 है और 3,3 है तो 1,3 का होना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हो गया बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस, चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें रिलेशन के अंदर क्या दिया है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो वो किस तरह से डिफाइन होना चाहिए, ए इज़ इक्वल टू होना चाहिए बी माइनस 2, और बी का वैल्यू क्या दिया, बी इज़ ग्रेटर देन 6, यानी कि बी का वैल्यू हो सकता है 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले तो यहाँ चेक कर लेते हैं इस रिलेशन के अंदर जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन में, उसमें हम चेक करते हैं कि क्या बी का वैल्यू 7, 8, 9 इस टाइप से है। तो देखो यहाँ बी का वैल्यू 4 दे दिया है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, यानी कि इस ऑप्शन को तो हम लेंगे ही नहीं, देखेंगे भी नहीं। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि b का वैल्यू हमें 6 से बड़ा लेना है। यहाँ तो 4 आ गया, यानी कि 6 से ये छोटा है तो हम ले ही नहीं सकते उसको। अब देखो यहाँ है हमारा 8, यहाँ है 8 और यहाँ है 7, तो इन सब में से कोई ना कोई आंसर हमारा होगा। अब हम चेक करते हैं, 8 रखते हैं हम अपने b के जगह पे। अगर हम b के जगह पे 8 रखेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, तो अगर हम b के जगह पे 8 रख रहे हैं तो a के जगह पे कितना आना चाहिए, 6। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो ये तो आंसर, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में b का वैल्यू है 8, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 6। देखो यहाँ पे 6 है, यानी कि ये तो सही है। ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। अगर b का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 7 है तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, a का वैल्यू होना चाहिए 5। क्या यहाँ पे है, b का वैल्यू अगर 7 है तो a का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हुआ, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहना और बाय बाय।